हाय दोस्तों, सीए बॉयज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं इनकम टैक्स 12 का सेकंड पार्ट, मतलब स्पेशल केसेस। हमने ऐसे तो पूरा इनकम टैक्स इंडिया पूरा रिवाइज किया था, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल केसेस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे केसेस को आज हम क्रैक करेंगे, क्रैक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनेंस लीज के बारे में। तो क्या है फाइनेंस लीज? आईपीसीसी और इंटर लेवल के बच्चे तो अभी हंस रहे होंगे, सर को फाइनेंस लीज नहीं पता। मतलब एक्चुअली क्या है कि जो जो इंडिया 117 है, उसमें लेजी के केस में फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन लेजर के केस में फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज ऐसे दो कंसेप्ट है। तो ऐसे कंसेप्ट में हम क्या करने वाले हैं आपको बताते हैं। तो लेजर क्या करता है पता है? लेजर अगर फाइनेंस लीज हो तो एसेट सेल कर दिए, बेच दिए ऐसा दिखाता है, ना उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, ना उस एसेट को दिखाता है। लेकिन इनकम टैक्स ईस्ट इंडिया को नहीं मानता, वो एसेट को फिर भी लेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाता है। तो इसकी वजह से जो इनकम टैक्स है वो दिखा रहे हैं, इनकम टैक्स है वो दिखा रहे हैं, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट है लेजर उसमें नहीं दिखा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो इसकी वजह से टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से डीटीए क्रिएट होते हैं। तो फाइनेंस लीज का केस है तो डीटीएल बनेगा। दूसरा केस है हमारा टैक्स होल्डिंग पीरियड। क्या आप बता सकते हो कि टैक्स होल्डिंग पीरियड के केस में डीटीएल बनेगा दोस्तों? तो आप बोलोगे सर बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? टैक्स होल्डिंग पीरियड क्या करता है? तो डीटीएल टैक्स होल्डिंग पीरियड में अगर हमने एक डेट पे डीटीएल बना दी है और टैक्स होल्डिंग पीरियड चल रहा है, तो ये डीटीएल अगर टैक्स होल्डिंग पीरियड में रिवर्स हो रहे हैं तो डीटीएल बनाने का कोई फायदा नहीं है। आपको डीटीएल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, अगर आपने डीटीएल बनाया है और टैक्स होल्डिंग पीरियड में कुछ पोर्शन रिवर्स हो रहा है और कुछ पोर्शन टैक्स होल्डिंग पीरियड खत्म होने के बाद जो टैक्सेबल पीरियड है उसमें अगर रिवर्स हो रहा है, तो उस पोर्शन का आपको डीटीएल बनाना है। जैसे कि आपने 5 लाख का डीटीएल बनाया है, वो रिवर्स हो गया टैक्स होल्डिंग पीरियड में 3 लाख, और बाकी का 2 लाख रिवर्स हो रहा है टैक्सेबल पीरियड में, तो आपको डीटीएल बनाना पड़ेगा। सर ये रिवर्स की क्या बात है? जो मैं आपको आगे बनाने वाला हूँ रिवर्स की बात। फिर हम देखते हैं कैपिटल गेन इन केस ऑफ इंडेक्सेशन। हमारे पास समझो लैंड पड़ी है, हमारे पास क्या है? लैंड। आपको पता है लैंड जो कैपिटल गेन हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स में, तो हम उस पर इंडेक्सेशन देते हैं, हर साल इंडेक्सेशन देके एसेट की वैल्यू काउंट करते हैं। तो इनकम टैक्स के हिसाब से हमारी लैंड थी समझो 10 लाख की, इनकम टैक्स के इंडेक्सेशन के हिसाब से आ रही है 30 लाख। 10 लाख और 30 लाख, तो टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना। तो ऐसे केस में भी डीटीएल बनेगा दोस्तों। तो डीटीएल बनने का चांस है। तो ये डीटीएल बन रहा है, तो भी ये डीटीएल कब बनाते हैं? तो इसके लिए कंडीशन है, अगर आपका इंटेंशन इसे सेल करने का हो, तो इस केस में आप डीटीएल बना सकते हो। अदरवाइज आपको कोई डीटीएल बनाने की जरूरत नहीं है। थर्ड केस है डीटीए ऑन अनयूज्ड लॉसेस और टैक्स क्रेडिट। अगर हमारी कोई अनयूज्ड टैक्स लॉसेस और अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट पड़ी है, तो उस पर डीटीएल बनेगा। तो इसमें ऐसा बात है, इसमें कंडीशन है। इसमें अगर डीटीए ऑन अनयूज्ड लॉसेस और टैक्स क्रेडिट है, तो इसके लिए आपको 4 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो, तो आपको डीटीएल बना सकते हो। अनयूज लॉसेस है तो डीटीएल बना सकते हो, क्रेडिट है तो डीटीएल बना सकते हो। लेकिन वो 4 कंडीशंस कौन कौन सी? सबसे पहले सबसे पहले आता है सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट। हमारे पास होना चाहिए फ्यूचर में सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट फ्यूचर में। सेकंड कंडीशन है टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस होना चाहिए, मतलब टेम्पररी डिफरेंस होना चाहिए, टैक्सेबल हो या डिडक्टिबल हो, टेम्पररी डिफरेंस होना चाहिए। तीसरी चीज जो लॉसेस है,
तो सफिशिएंट कॉजेज ऑफ लॉसेस अनलाइकली टू अराइज इन फ्यूचर, मतलब जो लॉसेस के जो रीजन है, मतलब जो लॉसेस हुए हैं वो फ्यूचर में नहीं होंगे, उसकी आपको सर्टेनिटी होनी चाहिए। और आपने आपके पास कोई टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है फ्यूचर के लिए, तो इन चारों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आप डीडीए डीडीएल बना सकते हो। और इसके अलावा कोई एनी अदर केस है तो उस केस में, तो दोस्तों एनी अदर केस है तो अगर कोई मतलब अनयूज लॉसेस और टैक्स क्रेडिट के अलावा अगर कोई केस आता है तो एक ही कंडीशन हमें देखनी है, फ्यूचर में सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट है या नहीं, तो हमें एक ही कंडीशन देखनी है। फिर आगे बात करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन में 3 डिफरेंस केसेस आते हैं, उसमें से हम कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है उस टाइम पे गुडविल अराइज हो रही है, अगर उसका हम इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं तो इनिशियल रिकॉग्निशन केस के टाइम पे डीटीए डीटीएल नहीं बनता, क्योंकि वो गुडविल उसकी वजह से डीटीए की वजह से हमारी गुडविल बढ़ती जाती है, अननेसेसरी बढ़ती जाती है, तो ये प्रोसेस चलती जाती है तो कोई फायदा ही नहीं इसका, तो हम डीटीए डीटीएल नहीं क्रिएट करते। अगर अदर एसेट एंड लाइबिलिटी है, अगर अदर एसेट एंड लाइबिलिटी अगर उनको हम रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू पे, रिकॉर्ड करते हैं तो फेयर वैल्यू पे, तो उसकी वजह से जो टेम्पररी डिफरेंस आता है तो हम डीटीए डीटीएल बनाते हैं। और तीसरा केस है कि हमने जब एक्वायर किया ना, तो एक्वायर के जो डीटीए डीटीएल थे, मतलब प्री एक्विजिशन डीटीए डीटीएल थे, प्री एक्विजिशन डीटीए डीटीएल थे, तो अगर फ्यूचर में कुछ चेंज आ रहा है, फ्यूचर में कुछ चेंज आ रहा है तो वो भी हम डीटीएल डीटीएल बनाएंगे। उसके बाद करते हैं हमारा फेमस टॉपिक डिविडेंड। हम बहुत बात करते, आपको एक बात बतानी थी कि इंडिया में प्रपोज डिविडेंड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम देखते हैं इसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के केस में डीटीए डीटीएल बन सकता है या नहीं बन सकता, यह है केबीसी का सवाल। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट चीज है इसमें, जैसे कि हमारा बैलेंस शीट डेट है तो उस डेट में समझो हमने 1 लाख रुपया क्या बताया, 1 लाख रुपया हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड या प्रॉफिट है, उसमें हमने 30% टैक्स रेट के हिसाब से 30% हमने क्या कर दिया, प्रोविजन बना दिया। 30% पीएनएल अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स पेबल, हमने क्या बना दिया, प्रोविजन बना दिया। लेकिन बाद में जब बोर्ड मीटिंग होती है एजीएम में फाइनली डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, तो डिविडेंड उन्होंने 25,000 पे 20% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो 25,000 पे 20%, तो 5,000 हमारा एक्चुअल टैक्स आ रहा है, तो 5,000 हमारा करंट टैक्स आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या है, वहां पे दिखा रहा था 30,000 प्रोविजन, और जो हमारा 25,000 मतलब 25,000 पे 20% कितना होगा, 25,000 पे 20% कितना होता है, 5,000 होता है। तो एक्चुअली हमें जाए 25,000 पे अगर हम 25,000 पे अगर हम 30% करते तो कितना आता है, 7,500 आ रहा है 5,000, तो 7,500 में से 5,000 गया, मतलब हमने 10% कम टैक्स पे किया, मतलब कम हमारा पेबल आ रहा है। तो हम जो प्रोविजन है ना 30,000 उसको हम 2,500 से घटा देंगे। तो ये हुआ डिविडेंड का केस। अब हम देखेंगे होल्डिंग और सब्सिडरी के केस में। दोस्तों होल्डिंग और सब्सिडरी के केस में क्या होता है, डीटीए डीटीएल। अगर होल्डिंग और सब्सिडी का केस होगा तो देखो हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या दिखाते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी में, एस लिमिटेड में, हमारी एच लिमिटेड कंपनी होल्डिंग कंपनी, उसकी एसएफएस में स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड दिखाते हैं, कॉस्ट पे दिखाते हैं। लेकिन जब हम सीएफएस बनाते हैं तो एक रूल याद रखो आप, कंसोलिडेशन में जब हम सीएफएस बनाते हैं तो सीएफएस में से हम निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं, जो इन्वेस्टमेंट हमने दिखा रही है उसको निकाल देते हैं और नेट एसेट को दिखाते हैं। तो जो नेट एसेट दिखाते हैं हम फेयर वैल्यू पे दिखा रहे हैं, अगर उसे हम फेयर वैल्यू पे दिखा रहे हैं तो उन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे नेट एसेट फेयर वैल्यू, तो जो डिफरेंस आएगा तो टेम्पररी डिफरेंस है। तो टेम्पररी डिफरेंस है तो आपको पता है डीटीए डीटीएल बनता है।
लेकिन अगर होल्डिंग सब्सिडरी का केस हो, जिसमें होल्डिंग का सब्सिडरी पे स्टेक हो, कंट्रोल हो, तो ऐसे केस में डीडीए और डीडीएल नहीं बनेगा दोस्तों। सिंपली एक रूल याद रखो, अगर तुम्हारा कंट्रोल है तो डीडीए डीडीएल नहीं बनेगा, अगर कंट्रोल नहीं है तो डीडीए डीडीएल बनेगा। जैसे एसोसिएट कंपनी ले लीजिए, एसोसिएट कंपनी में सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन उसमें कंट्रोल नहीं होता, तो उस केस में डीडीए डीडीएल बनेगा। अगर सेम एग्जांपल एसोसिएट में होता तो डीडीए डीडीएल बनता। तो ये सिंपल फॉर्मूला याद रखिए दोस्तों। मैं आपको कुछ एक ट्रिक देने वाला हूँ, मैजिक मैजिक ट्रिक भी बोल सकते हो। कंट्रोल है तो डीडीए डीडीएल नहीं बनेगा, कंट्रोल नहीं है तो डीडीए डीडीएल बनेगा। परमानेंट डिफरेंस है तो डीडीए डीडीएल नहीं बनेगा दोस्तों, और टेम्पररी डिफरेंस है तो डीडीए डीडीएल बनेगा। और एक टेम्पररी ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो ये हमारा हो गया। फिर हम एक देखेंगे कि रीअसेसमेंट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए, मतलब दोस्तों अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए है। अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए मतलब जैसे कि हमने बैलेंस शीट डेट पे हमने सोचा कि फ्यूचर में टैक्सेबल होने की कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट होने की कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, तो हमने डीटीए डीटीएल नहीं बनाया। पहले बैलेंस शीट गई, दूसरी बैलेंस शीट गई, तीसरी बैलेंस शीट, लेकिन चौथी बैलेंस शीट में लग गया हमें कि आगे टैक्सेबल प्रॉफिट होने वाले हैं। तो जो अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए डीडीएल थे, अब हम हो रिकॉग्नाइज करेंगे दोस्तों, समझे आप? तो उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, और वाइसा वर्सा भी होता है। जैसे कि हमने डीटीए डीडीएल रिकॉग्नाइज किए थे, लेकिन एक टाइम के बाद वो अगर पड़े बैलेंस शीट में खड़े और अगर हमें लग रहा है कि आगे टैक्सेबल प्रॉफिट होने ही नहीं वाले, तो उनको हम क्या कर देंगे दोस्तों, रिवर्स कर देंगे। उनको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। और एक स्पेशल पॉइंट बता दो आपको, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, आप डीटी पढ़ चुके हैं, आपको पता ही होगा। नहीं भी पता तो मैं आपको बेस बता दूं, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स बोले तो मतलब इतना टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स आपको तो पे करना ही पड़ेगा। तो आपने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पे कर दिया, समझो आपका बन रहा है 50,000। 50,000 तो आपको पे करना ही पड़ेगा, लेकिन आपका एक्चुअल में टैक्स पेबल आ रहा है, रेगुलर टैक्स आ रहा है आपका 10,000। तो 40,000 क्या हुआ, तो आपकी 40,000 को हम बोलते हैं नेट क्रेडिट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्रेडिट। जो अगर फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ, फ्यूचर में आपकी टैक्स लायबिलिटी आई, तो उस क्रेडिट के सामने आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। मतलब प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट, और आपको फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। तो मतलब मिनिमम अल्टरनेट टैक्स रेट में भी डीडीए डीडीएल बनने का क्या है, पूरी संभावना है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिए। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं टैक्स रेट। टैक्स रेट कौन सा लेते हैं, नॉर्मली हम जो पुराना टैक्स रेट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें देखना है कि जो फाइनेंस एक्ट है, जो न्यू रेट है, वो सब्सटेंशियली इनेक्टेड हुआ है या नहीं। जैसे कि कोई भी फाइनेंस एक्ट का रूल्स रेगुलेशन पास होते हैं तो क्या देखते हैं, पहले लोअर हाउस में क्या मिलती है, परमिशन। फिर उसकी अपर हाउस में परमिशन मिलती, फिर प्रेसिडेंट साइन करता है तब जाके अमल में आता है। अगर आपको लग रहा है लोअर और अपर हाउस में परमिशन मिल गई, पास हो गया, खाली प्रेसिडेंट की साइन बाकी, तो आप न्यू रेट से बता सकते हो पुराना रेट 30% है, नया रेट 35% है, तो आप डीडीए डीडीएल बनाओगे 35% से दोस्तों। लेकिन ये अगर पास नहीं है, लोकसभा विधानसभा पास नहीं हुआ है, तो आप ओल्ड रेट से ही क्या बनाओगे, डीडीए डीडीएल बनाओगे। और हम आगे देख रहे जा रहे हैं परमानेंट डिफरेंस का, मैंने आपको बता दिया था कि कुछ खर्चे ऐसे ही है। सर आप परमानेंट डिफरेंस बहुत बार बोल रहे, होता क्या है, अगर कुछ खर्चे ऐसे हैं जो फ्यूचर में उनका डिडक्शन मिलने ही वाला नहीं, ना फ्यूचर में आपको टैक्स लगने वाला है, ना फ्यूचर में आपके टैक्स सेविंग होने वाला है, कुछ भी होने नहीं वाला है दोस्तों, कुछ भी होने नहीं वाला है। तो ऐसे केस में क्या करोगे दोस्तों, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, तो सिंपल है। तो ऐसे केस में आप परमानेंट डिफरेंस रहेगा, उसको कोई डीडीए डीडीएल नहीं बनेगा। तो डीडीए डीडीएल नहीं बनता है, समझो हमने लिया 5 लाख का हमारा प्रॉफिट था, और 1 लाख के ऐसे खर्चे थे
जिसपे डिस अलाउ थे वो खर्चे, आपको पता है, आपने पीजीपीपी पढ़ा, तो 5 लाख और 1 लाख के खर्चे उसमें पीजीपीपी नहीं लगा तो डिस अलाउ हो गए, तो इनकम टैक्स आपकी इनकम 6 लाख गिनेगा, बुक में तो 5 लाख है, तो 6 लाख पे 30% करोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, ये कितना टैक्स होगा, 1,80,000। तो 1,80,000 अपॉन, लेकिन आपका बुक में प्रॉफिट 5 लाख है, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख करोगे तो 36% आएगा। तो इसे बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आपका एक्चुअल टैक्स रेट क्या है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इफेक्टिव टैक्स रेट 36% आपका आया और एक्चुअल टैक्स रेट आपका क्या है, 30%। तो ये गैप क्या है, तो इसके लिए हमें बनाना पड़ता है रिकंसिलेशन। तो रिकंसिलेशन में क्या बताते हैं, जो भी परमानेंट डिफरेंस है, 1 लाख का डिफरेंस है, उस पर 30% कितना हुआ, 30,000, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो अगर आएगा 6%, तो 36% माइनस 6% इज इक्वल टू 30%। तो ये हो गया रिकंसिलेशन। तो एक नई ट्रिक आपको देता हूँ, अगर परमानेंट डिफरेंस है, अगर परमानेंट डिफरेंस है तो रिकंसिलेशन बनेगा, अगर परमानेंट डिफरेंस नहीं है तो रिकंसिलेशन नहीं बनेगा दोस्तों। फिर आपको मैंने और एक चीज बताई थी दोस्तों, कि जो डीटीएल है ना, वो पीएनएल के थ्रू भी बनता है, वो पीएनएल के थ्रू भी बनता है, ओसीआई के थ्रू भी बनता है, और गुडविल कैपिटल रिजर्व के थ्रू भी बनते हैं। कुछ एग्जाम्पल तो दो दोस्तों, दो सर। तो एग्जाम्पल क्या है, अगर टाइमिंग डिफरेंस मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया पिछले वीडियो में, अगर आपने देखी नहीं है तो ये कमेंट में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो पहले देख लीजिए फिर इस वीडियो पे आइए। तो जो टाइमिंग डिफरेंस है, तो पीएनएल्स के थ्रू डीटीए बनेगा। अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन का केस है तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व के थ्रू डीटीए डीटीएल बनेगा। लेकिन अगर एसेट अगर आपने कैरिड किए फेयर वैल्यू पे, जैसे कि आप करते हो, फेयर वैल्यू पे अगर आपने कैरिड किए तो वैसे केस में बनेगा ओसीआई के थ्रू। अगर एसेट रिवैल्यूड हुई, अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा तो ओसीआई के थ्रू बनेगा, और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है तो किसके थ्रू बनेगा, पीएनएल के थ्रू बनेगा दोस्तों। तो इसके साथ आज का हमारा रिवीजन खत्म दोस्तों, हमने पूरा स्टैंडर्ड कम टाइम में कर लिया है, और हमने स्पेशल केसेस भी कर लिए जिसपे मैक्सिमम सम्स आते हैं। ये इंडिया से आपका 8 से 10 मार्क आपका कवर कर लेगा। अगर आपको मेरे लेक्चर से कुछ भी बेनिफिट हुआ हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ऑब्जर्व किया है आप अब तक बहुत सारे कम सब्सक्राइबर बने हैं। आप अगर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मैं ऐसे ही शॉर्टकट और रिवीजन वीडियो बनाते रहूँगा। और आगे जाके मैं आपके लिए ऑडिट में लाने वाला हूँ मेमोरी ट्रिक्स, जिससे आप ऑडिट कम से कम टाइम में रिवाइज कर लोगे और एग्जाम्शन लाओगे पक्का, मेरी गारंटी है। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।